इस समय मैं कानपुर के पुलिस लाइन में मौजूद है। यहाँ पर बीएमपी के प्रदेश अध्यक्ष छोटे खोते जी यहाँ पर मौजूद हैं। इनको डीएम कार्यालय कानपुर में ज्ञापन देने गए थे और जेल भरो आंदोलन के तहत जो कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मेश्राम जी के तहत जो भी दिशा निर्देश इनको दिए गए थे, उसके तहत इन लोगों ने उस कार्य को अंजाम दिया और पुलिस इनको पकड़ करके अरेस्ट करके यहाँ पर लाई है। अपना परिचय देते हुए बताइए सर, क्या हो रहा है, क्यों पुलिस आप पकड़ के लाई आपको? आज पान से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब के आह्वान पर पूरे भारत के 625 जिलों में जेल भरो आंदोलन का घोषणा की गई। इसके तहत हम लोग कानपुर में भी सैकड़ों की संख्या में, आप देख सकते हैं, आप कैमरा घुमाकर अपना जो है ये देख सकते हैं कि हमारे साथ औरतें, बच्चे, छोटे बच्चे लोग भी शामिल हुए हैं और जिलाधिकारी कार्यालय पर हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन की कार्रवाई की, जिसके तहत डीएम साहब कानपुर के जो जिलाधिकारी जी हैं उन्होंने हम सबको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में लेकर आए हैं। यहाँ पर पुलिस सभी का नाम लिख रही है और आगे की जो भी उनकी कार्रवाई है वो कर रही है। ये जेल भरो आंदोलन जो है ईवीएम मशीन, इस देश में ईवीएम मशीन से वोटों की चोरी हो रही है। मोदी, योगी जो प्रधानमंत्री और पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, तो पहले कांग्रेस ने घोटाला किया था 2004 और 2009 में। उसके बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आरएसएस ने, बीजेपी ने घोटाला किया है 2014 और 2019 और 24 में भी 3 बार। तो ये घोटाले की सरकार है। ईवीएम बंद होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, मुक्त, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। तो ये बंद हो और बैलेट पेपर से चुनाव। अभी बहुत बड़े टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो बहुत बड़ा नाम है, जो दुनिया में 1 नंबर पर जो अमीर आदमी है टेक्नोलॉजी पर, एलन मस्क, उन्होंने कहा है कि ईवीएम जो है वो एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर पर कभी विश्वास नहीं कर सकते। ये बंद होना चाहिए, वो बैलेट से चुनाव होना चाहिए। तो ये मुद्दा है हमारा। दूसरा मुद्दा ओबीसी की जाति जनगणना होनी चाहिए। तीसरा मुद्दा है हमारा जो है वो मुसलमानों के विरोध में अभी सेंट्रल की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कानून पास किया हुआ है। इसके तहत ये मुसलमानों की ज़मीन छीनना चाहते हैं और अपने दोस्तों को, अडानी, अंबानी और सरकार के जो पूंजीपति लोग हैं उनको ये आने वाले समय पे देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो कानून बना हुआ है उसको सरकार रद्द करे। नहीं, आज तो हम लोग जेल भरो कर रहे हैं, आने वाले समय पे इससे भी बड़ी कार्रवाई मुसलमानों के समर्थन में किया जाएगा, क्योंकि वो भी इस देश के मूल निवासी हैं। इसके बाद में अगला मुद्दा है हमारा महाबोधि महाविहार 1949 का जो एक्ट है, उसको एक्ट को 1949 का जो एक्ट है वो रद्द होना चाहिए और वो महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के कब्जे में है, उसको मुक्त करवाना चाहिए और उनको बौद्धों को सौंप देना चाहिए। एक मिनट आकर रोकना चाहूँगा। मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 16 जुलाई 1949 में, उससे पहले भी विवाद रहा है अंग्रेज़ों के टाइम पर भी। उस समय अंग्रेज़ों लोगों ने, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस केस को पेंडिंग में डाले रहा और जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 16 जुलाई 1949 को बिहार सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत बहुत बीटी एंटी एक्ट, बहुत टेम्पल, क्योंकि बिहार की सरकार ने 4 बौद्धिस्टों को, 4 ब्राह्मणों को या हिंदुओं का जा सकता है, सनातनियों को, और एक डीएम जिसका हिंदू होना अनिवार्य था, लेकिन बाद में जब कोई डिस्प्यूट बढ़ा तो उसका अमेंडमेंट करके कि डीएम कोई भी हो सकता है। मैं इस विषय में अपने मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, मैं बहुत गया के विषय में कुछ उनसे जानना चाहूँगा। आप थोड़ा रुके रहिए। तो सर बताइए सर, क्या बहुत मंदिर का क्या सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत धन्यवाद स्वाजी, क्योंकि आप हमारे इस बात की, इस लड़ाई को आप समस्त बहुजन तक पहुँचा रहे हैं, देश विदेश के कोने कोने तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारी लड़ाई बहुत ही साफ सुथरी लड़ाई है और अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, क्योंकि ये भारत देश, ये बुद्ध का देश है, ये बुद्ध की धरती है।
ये करुणा की धरती है, ये समता की धरती है, ये भाईचारा की धरती है, ये मानवता की धरती है। लेकिन इस देश में कुछ अपंग लोग, जिन्हें हम 10% कह सकते हैं खुला, 90% को सैकड़ों हजारों साल से बेवकूफ बना चले आ रहे हैं। बुद्ध इस अन्याय और अत्याचार को खत्म करने के लिए अपनी राज सत्ता छोड़ी और अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर इन दलितों के प्रति, गरीबों के प्रति जो हिंसा हो रही थी इस देश में, इसको करुणा के बल पर, त्याग के बल पर, उपासना के बल पर, साधना के बल पर इस क्रांति को शांत और हिंसा रोकने का काम किया। एक दिन 49 दिन हो गए महाबिहार महाबोधि आंदोलन को चलते चलते। एक दिन सूचना मिली कि आज पानी नहीं आएगा, पानी बंद कर दिया जाएगा। तो हम लोगों ने विचार किया कि ठीक है, बंद कर देने दीजिए। लेकिन 10 मिनट बाद ये सूचना मिली, बनते जी आप लोग घबराइए नहीं, हम किसान के बेटे हैं, हम वैज्ञानिक विधि जानते हैं और यहाँ पर 4 बोर अभी 24 घंटे के अंदर हो जाएंगे। तब तक टैंकर आ गए। तो हम किसान के बेटे हैं, कमेरे समाज के बेटे हैं। अगर कोई पानी बंद कर दे तो हम पानी निकालना भी जानते हैं, कोई बिजली काट दे तो बिजली बनाना भी जानते हैं। हर काम हमारा समाज जानता है, ये सक्षम है, क्योंकि बुद्ध वैज्ञानिकता पर भरोसा करते थे। ये विज्ञान का देश है, ये विज्ञान का देश है, हम सब कुछ करना जानते हैं। लेकिन हमारी एक लड़ाई अपने हक और हुकूक की है, अधिकार की है, सत्य की है, न्याय की है। ये सरकार को नहीं समझ में आ रहा है कि 90% समाज ये सड़कों पर मारा घूम रहा है। इनके लिए ना कोई रोजगार है, ना कोई व्यापार है। पढ़े लिखे लड़के सब बर्बाद घूम रहे हैं। इनके लिए आप रोजगार दीजिए, हम गरीबों की सुनाई कीजिए, अन्याय अत्याचार को ख़त्म कीजिए। आए दिन बहन बेटियों पर अन्याय अत्याचार बलात्कार शोषण हो रहा है, ये कौन देखेगा? आप इसके मालिक हैं, आप इसके जिम्मेदार हैं। आप देखिए, वरना इस देश में ये बुद्ध की धरती है, क्रांति शुरू हो जाएगी और युद्ध में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, महोदय, तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। संविधान के तहत, संवैधानिक अधिकारों के तहत चलने वाले लोग हैं। हम लोग हिंसा नहीं चाहते। ये बुद्ध की धरती है, ये करुणा की धरती है, सबका समान अधिकार है। मानव की दया हो, सभी की करुणा हो, सभी के लिए भगवान बुद्ध बड़ा सोचते थे। लेकिन आज 50 दिन के बाद भी कि सरकार हमारी कान में अपने पीछे लगाए हुए बैठी है। हम गरीबों की बात, हम निष्पक्ष की बात नहीं करना चाहते। क्या कारण है? ये समाज को अगर नहीं देखा जा रहा है तो या तो इसको दफना दो, या तो दफना दो। 10% ही लोग इस धरती पर रहें और 90% खत्म हो जाए तो ये लड़ाई हमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर जिंदा रखना चाहते हो, न्याय बंधुता चाहते हो, नेतृत्वता चाहते हो, करुणा चाहते हो, तो बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा आपको और संविधान के दायरे में रहकर सबकी रक्षा करनी होगी। ये सरकार का काम होता है, ये राजा का काम होता है। हमारा महाबोधि विहार टेम्पल हमें दे दिया जाए, बौद्धों को सौंप दिया जाए, उसमें दूसरे लोगों का क्या अधिकार है? लेकिन इस सरकार को नहीं समझ में आ रहा है। तो हम एक बार फिर निवेदन करेंगे कि हम लोग इस वजह से जेल भरो आंदोलन का संकल्प ले चुके हैं, जो कि हमारी सत्य की लड़ाई है और सत्य में हमेशा विजय होती है, आज नहीं कल। पहले बौद्धों पर ज़मीनों पर कब्जा किया, सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके जो कार्यकर्ता वगैरह थे। उसके बाद मुस्लिम भाइयों के जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी उस पर कब्जा करने की कोशिश शामिल बना लिया। आप महिलाओं की क्या समस्या है? अपना परिचय देते हुए बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा यादव। इस सरकार में महिलाओं की तो बहुत समस्या है। जब हाई कोर्ट, नमस्कार, मैं पूजा यादव कानपुर से बहुजन मुक्ति मोर्चा। जैसे कि आपने पूछा कि महिलाओं की क्या समस्या है, इस सरकार में महिलाओं की बहुत समस्या है। जैसे कि एक हाई कोर्ट के जज राम मनोहर
गुप्ता जी हैं, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर एक बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की है कि किसी भी महिला के साथ छेड़खानी करना, उसका नारा तोड़ना, उसको पुलिया के नीचे घसीटना, उसके साथ गंदी से गंदी अभद्रता करना, और उन्होंने ये बोला है कि ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। तो हम ये जानना चाहते हैं, जब इतनी पढ़े लिखे जज ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति की, मतलब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि किसी बहन बेटी का कपड़े फाड़ दिया जाए, रोड पे खींच लिया जाए, और वो कहना ये आपराधिक श्रेणी में नहीं आता है, ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। तो मेरा मानना है कि महिलाएं इस देश में अब सेफ नहीं है। ये देश कहा जाता था भारत एक सोने की चिड़िया है। कहाँ है देश सोने की चिड़िया, जहाँ पे आज बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, झूठ, अन्याय, जातिवाद, भेदभाव, इसके अलावा कुछ नहीं बचा इस देश में। आज 85% जनता सड़कों पे नाच रही है। ठीक, वो 85% की जो ये जनता है वही मेहनत कर रही है, कमा खा रही है, और उसका जो टैक्स है वो अरबपति और पूंजीपतियों के खाते में जा रहा है। तो मेरा इस सरकार से निवेदन है कि ये महिलाओं के लिए एक सख्त कानून बनाए, और इस तरह की टिप्पणी करने वाले जज हो, आम आदमी हो, पूंजीपति हो या कोई अरबपति हो, उसके लिए ठोस से ठोस कानून बनाए जाएं और उन्हें कोर्ट से बाहर किया जाए। इस समय चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, जनप्रतिनिधि 43% तक अपराधी प्रवृत्ति का आवेदन, इस विषय में क्या कहेंगे सर? इस समय जनप्रतिनिधि जो कि विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसके अंदर अपराधी प्रवृत्ति के लोग, ये सोशल मीडिया में चल 43% अपराधी लोग कानून बनाएंगे, हम लोग उसका पालन करेंगे। साथियों, ये पुलिस प्रशासन आपको भोजन वगैरह नहीं देने वाला है, केवल गिरफ्तारी आपकी हो। बताइए कि क्या ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो 43% सोशल मीडिया में चल रहा है कि लोकसभा विधानसभा के अंदर घुस चुके हैं, और वो कानून बनाएंगे अपराधी लोग, और पढ़े लिखे शिक्षित लोग जो उसका पालन करेंगे, क्या ये उचित है? अपने फंसे देते बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार वाल्मीकि है। मैं 2024 में कानपुर नगर से सांसदीय प्रत्याशी रहा हूँ। मुझको लगता है कि शायद अगर सही तरीके से देखा जाए तो जितने भी आज की डेट पे, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या किसी और भी राजनीतिक अन्य पार्टियाँ हों, ज़्यादातर लोग आपराधिक ही वहाँ पे हैं। ऐसा कोई भी सांसद या विधायक वहाँ पे नहीं है जिसके ऊपर एक दो, कम से कम, ज़्यादा तो बहुत हो सकते हैं, किसी पर 20, 25 मुकदमे लगे हुए हैं। इसलिए कम से कम की बात कर रहे हैं कि कम से कम ये मान के चलिए कोई भी आज की डेट में ऐसा विधायक और सांसद नहीं है जिसके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमे पंजीकृत ना हो। लेकिन संवैधानिक अनुसार उन लोगों को बार बार टिकट दिया जाता है, और ये तमाम ऊपर की राजनीतिक पार्टियां जानती हैं कि ये दबंग लोग हैं, और इनको अगर हम टिकट देते हैं तो यही लोग हमें कमाई का स्रोत भी बताएंगे और लाकर देंगे। और अगर ये लोग निष्पक्ष आदमी को अगर टिकट दें तो शायद भारत में समानता, बंधुत्वता और भाईचारे का मामला कायम हो सकता है। लेकिन ये लोग जानबूझ के नहीं चाहते कि इस देश में अमन चैन बना रहे। जब से भाजपा आई है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करती जा रही है। अरे इन्होंने तो 100 साल से आज तक किया ही क्या है? सिर्फ भाजपा ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही वोट लिया है। तमाम पूरे भारत में इतने मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? नहीं बनाना चाहिए। बच्चों को स्कूलों में संविधान का ज्ञान क्यों नहीं दिया जाता? अरे उनको एक्ट बताइए, ह्यूमन राइट्स बताइए, मानवाधिकार बताइए, उनको संवैधानिक ज्ञान बताइए। लेकिन जब कोई मामला होता है तो लोग सिर्फ कहते क्या है, आप लाइन लगाइए, फला जगह पे काउंटर खुला हुआ है, चाहे वो एटीएम का हो, पासबुक का हो, या और भी किसी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आज 8-10 सालों से जब से सरकार है, तब से सरकार ने सिर्फ हमारे मूल निवासी भाइयों को सिर्फ और सिर्फ लाइन में लगाने का काम किया है। आज भी जो है 5 किलो राशन का लालच देकर, अरे भाई बताइए
5 किलो राशन में आप कई दिन खा लेते हैं। हमारे घरों में, परिवारों में 5-5, 6-6 लोगों की यूनिट होती है। अब 5 किलो राशन कितने दिन काम आएगा? 2 दिन। बाकी वो 28 दिन कहाँ से लाएंगे भाई? 28 दिन की भी तो जरिया बताइए। हमारे लोग भीख में राशन नहीं चाहते हैं, हमारे लोग रोजगार चाहते हैं और रोजगार विमुक्त भारत बनाना चाहती है भाजपा सरकार। क्यों? क्योंकि जब रोजगार नहीं रहेगा, नौकरियां नहीं रहेंगी, बच्चे पढ़ने के बाद भी अशिक्षित हैं। क्यों है? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। अगर उनके पास रोजगार होते तो शायद आज भारत के अंदर इतना ज्यादा क्राइम भी न बढ़ रहा होता। क्योंकि भारत के अंदर 85% जो मूल निवासी लोग हैं, आज वो तमाम तरीके की परेशानियों का सामना कर रहे हैं और मजबूरी में वो मन से लेकर तन तक और तन से लेकर पता नहीं क्या से क्या करने के लिए मजबूर है। वो सिर्फ किस लिए? 2 वक्त की रोटी के लिए। और किसी एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि राजनीतिक पार्टियां या सरकार तभी चलाई जा सकती है जब आप अपनी आवाम को भूखा, नंगा और अशिक्षित रखेंगे। अगर आप उनको जायज अधिकार दे देंगे, उनका पेट भरा रहेगा, तो आपकी सरकार कम समय में खत्म हो जाएगी। आप सरकार को इतना दोष दे रहे हैं कि सरकार को वोट देकर लाए तो अभी लोग हैं ना। सरकार को कोई भी मूल निवासी के लोग वोट नहीं दे रहे हैं। ये अपने दिमाग से मानसिकता खत्म कर दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ जिस दिन ईवीएम इस देश से हटा दी जाएगी, इनको इनकी औकात का एहसास पता चल जाएगा। ईवीएम में सरकार है, जनता के वोट है। ये सरकार, अगर असलियत बात मैं कहूँ तो 1983 से अभी तक जो भी सरकारें बनी हैं वो सरकारें अनैतिक हैं। ये हमारा जो वोट का जो अधिकार दिया है संविधान ने, बाबा साहब ने, कलम और प्रसाद की जो ताकत दी है, उस हिसाब से आज तक देख रहे हैं जब से संविधान मिला है, आज हमें 75-76 साल हो गए संविधान को मिले, लेकिन अधिकतर काम गैर संवैधानिक ही हो रहे हैं। संविधान का तो लोग एक बहाना मनाते हैं, 30% ही संविधान हमारा लागू हो पाया है। अगर यहाँ 100% संविधान लागू होता तो सबको रोजगार मिलता और बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं होती। हमारा ऐसा संविधान है, हमारे देश का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरे विश्व में हमारे संविधान को सम्मान से नवाजा जाता है। और हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, उनको अमेरिका के एक जो थे हमारे प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था ये तो मतलब जो है सिंबल ऑफ नॉलेज है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग जो हैं उनको इतना, जो लोग गैर पढ़े लिखे या जो लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, जो मूर्ति तोड़ते हैं, अपमान करते हैं, बस टिप्पणियाँ करते हैं, उनको नहीं पता है कि इन्होंने 32 डिग्री कैसे हासिल की थी और अपनी कुर्बानी कैसे दी थी। और उन्होंने किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं किया था, पूरे भारत के लिए उन्होंने काम किया था। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो ईवीएम है, इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाए, उसमें कोई गुरज नहीं है। आज जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, लोग कहते हैं, तो आज हम हाईटेक ज़माने में आ गए हैं। आज हम कलम के युग में आ गए हैं। ये हमारा कलयुग नहीं है, कलम का युग है। तो कलम के युग में हम जो आ गए हैं, तो हमारा जो एक वोट का अधिकार है, तो हमारा वोट अगर मतलब एक अच्छी तरीके से अगर नियुक्ति मिले तो सरकारें कभी भी जनता के खिलाफ काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो जनता के दबाव में रहेंगे। उनको मालूम है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा। ये जो सरकार है, तो ये ईवीएम से वोट की चोरी करने की सरकार है। और हम लोग सब लोग मिल करके आज जो जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारा खास मकसद तो यही है कि ईवीएम को बैन किया जाए, बैलेट पेपर लाया जाए, जिससे पारदर्शिता हो, जो ईमानदारी से मतलब सरकारें बने, जो जनता का काम करें। अगर मशीन की सरकार है तो मशीन का ही काम करेंगे। इसलिए ईवीएम मशीन 1982 में इस देश में आई थी। पहला चुनाव केरला के पुरबूर विधानसभा थी, वहाँ चुनाव लड़ा। 2004 में ईवीएम लोकसभा की सभी सीटों पे ईवीएम से चुनाव लड़ाया गया था और उसमें शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे 2004 में। आप क्या कहना चाहेंगे, ये सिर्फ सरकारों पर नहीं, ईवीएम पे या जनता के वोटों की? नहीं सर, ये तो ईवीएम से घोटाला होता है और ईवीएम की ही सरकार है, इसलिए तो जनता की सुनती नहीं आवाज़ को। इसका मतलब ये हुआ कि 1982 में जब ईवीएम आई थी और तब से लेकर 2004 तक कांग्रेस सरकार है, वो भी गलत सरकार थी। कोई भी सरकार है, सब केवल एक फंडा या रसद और बीजेपी का, जो एक दूसरे को थोड़ा टाइम देते चले हैं। कांग्रेस है ना 2019। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं। अगर कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। हम जो मूल निवासी भारत के यहाँ रहने वाली जो हमारी पॉपुलेशन है, उसको इसीलिए लोग जो है सत्ता पे नहीं आने देते हैं, क्योंकि हम लोग जब जो संवैधानिक पद के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम संवैधानिक काम करेंगे, अपने हक अधिकारों को हम लोग हासिल करेंगे। वो हमारे अधिकारों को छीनने काम करने के लिए तो मशीन लाई गई थी, आज वही काम हो रहा है। ये देश का मूल निवासी वो है
ग्रामीण है या हिंदू तो मुस्लिम लोगों का या सनातनियों के द्वारा, विदेशियों के द्वारा हिंदू शब्द दिया गया है। ये वास्तव में ये देश बौद्धों का था। आज जिसके भी आपके जेब में जो रुपये पड़ेंगे उसको स्टैम्प लगा हुआ अशोक की लाट वो बुद्ध की उनकी दी हुई है, राजा सम्राट अशोक की। और जितने भी ये पुराने धार्मिक स्थल हैं वो बुद्धों के हैं, उसको कब्जा होते रहा। हिंदू भी उनका साथ देते रहे, सनातनियों का इसको क्या करें। सच्चाई तो साफ ये है कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। पहली बात तो साफ जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर निर्णय कर चुका है। इस देश में हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। धर्म ये मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। दूसरी बात जो सनातन शब्द आया ये भी बुद्ध का शब्द है। उनके पास कुछ रास्ता ही नहीं बचता है तो इधर उधर भागते हैं। सनातन बुद्ध का शब्द है, ये बुद्ध की पाली से लिया गया सनातन शब्द है, तो इनके लिए कोई दरवाज़ा नहीं मिल रहा है। ये क्या शब्द है? और कहिए या पाखंडी, मैं तो कहता हूँ सीधे सीधे जो है ये पाखंडी लोग हैं, अंधविश्वासी लोग, अंधविश्वास पर ज़्यादा पैदा करते हैं। और भारत ये बुद्ध की धरती है, प्राचीन भारत का इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगर कोई इतिहास इस देश में उदय हुआ तो भारत का बौद्ध इतिहास है। क्योंकि अशोक के शिलालेखों में बौद्ध का इतिहास जो लिखा हुआ दिखता है उस समय कागज का आविष्कार था नहीं, पत्थरों पर लिखाई होती थी। तो जितना भी पुराना अवशेष मिलता है ये सब बौद्धों का मिलता है। और बौद्ध एक समता मूलक, सबका करुणा का धर्म है, दया का धर्म है, मानवता का धर्म है। जब करुणा और मानवता सबकी बनी रहे, कोई भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, सबके प्रति आप राजा हैं तो आपका काम है रक्षा करना। आज बहुजन की नई संपूर्ण देश के दबे कुचले शोषित लोगों की रक्षा करना, इनको रोजगार देना, इनको व्यापार देना, देना, ये आपका धर्म है। काम करिए। और हिंदू और सिंधु को लड़ा करके आप कुछ नहीं पाएंगे। ये सत्ता की रोटी सेकते सेकते बहुत समय हो गया, लेकिन अब ये अल्पसंख्यक नहीं रहा, ये बहुसंख्यक हो गया है और ये जाग चुका है। ये पूरी तरीके से जाग चुका है और एक दिन ये अपना हक, हुकूक, अधिकार धरती पर ले करके रहेगा और महाबोध बिहार बौद्धों को मिलकर रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप दें अथवा न दें, लेकिन जिस दिन ये बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, अपने अधिकारों पर खड़ा हो जाएगा तो संवैधानिक अधिकार के तहत बिहार मुक्त करना होगा। अंत में सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम चाहेंगे, निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि साहब हमारे इस निवेदन को सुना जाए और बौद्ध महाबोध बिहार टेम्पल को दिया जाए। और यहाँ पर जो जाति धर्म की लड़ाई हो रही है इस देश से मुक्त होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। क्योंकि ये बुद्ध की धरती है, युद्ध की धरती नहीं है। ये सभी मुक्ति चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।